दीदी, आप होश में तो हैं? भैया को गए अभी साल भर भी नहीं हुआ और आप इस परदेसी लड़के के नाम दुकान की मुख्तारी करने जा रही हैं। आपका सगा भाई अभी जिंदा है। सतीश की आवाज़ में गुस्सा और झटपटाहट साफ झलक रही थी। वह अपनी बड़ी बहन देवकी के सामने खड़ा हाथ नचा नचा कर बोल रहा था। देवकी ने शांत आंखों से अपने भाई को देखा जो सोफे पर पैर पटक रहा था। बगल में बैठी सतीश की पत्नी सुलेखा ने भी आग में घी डालते हुए कहा, और नहीं तो क्या दीदी, जेठ जी ने इतनी बड़ी दवाइयों की थोक दुकान खड़ी की। माना कि आपका कोई बच्चा नहीं है, पर हक तो सतीश का बनता है ना। यह कबीर जो 2 साल पहले महज एक अदना सा नौकर बनकर इस घर और दुकान में आया था, आज वह इस साम्राज्य का मालिक बनेगा। लोग थूकेंगे हम पर। सीढ़ियों के पास खड़ा 24 वर्षीय कबीर अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए वहीं ठहर गया। उसकी उंगलियां कांपी, जिससे कप और प्लेट आपस में टकराए। अंदर बैठक में चल रही यह तीखी बहस उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। वह चुपचाप पीछे मुड़ा और रसोई में चला गया। सतीश और सुलेखा का गुस्सा बेवजह नहीं था। देवकी के पति रमाकांत जी का पिछले साल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। रमाकांत जी की दवाइयों की एक बहुत बड़ी मार्केट में दुकान थी। कबीर को रमाकांत जी ने तब काम पर रखा था जब वह अनाथ और बेरोजगार था। कबीर ने काम को सिर्फ नौकरी नहीं माना, बल्कि रमाकांत जी को पिता और देवकी को माँ का दर्जा दिया। रमाकांत जी के जाने के बाद देवकी पूरी तरह अकेली हो गई थी। उन्हें घुटनों का गंभीर रोग था और वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। सतीश और उसका परिवार शहर के दूसरे कोने में रहता था। रमाकांत जी के जीवन काल में वे लोग हर महीने 2 बार आते थे, लेकिन उनके जाते ही सतीश की नज़रें दुकान और देवकी के 4 कमरों के आलीशान मकान पर टिक गईं। सतीश ने कई बार देवकी से कहा, दीदी, आप यह मकान बेचकर हमारे साथ रहने आ जाओ। लेकिन देवकी जानती थी कि सतीश को उनकी नहीं बल्कि उस पैसे की ज़रूरत है जो मकान बेचकर मिलेगा। इस पूरे 1 साल में कबीर देवकी की ढाल बना रहा। सुबह 5 बजे उठकर देवकी के लिए काढ़ा बनाना, उन्हें सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाना, फिर दुकान संभालना और रात को आकर दुकान का पाई पाई का हिसाब देवकी के हाथों में सौंप देना, यह कबीर की दिनचर्या बन चुकी थी। दुकान के कई सप्लायर्स ने कबीर को भड़काया भी। कबीर मालिक तो रहे नहीं, माल की हेराफेरी कर थोड़े पैसे अंदर कर ले, बुढ़िया को क्या पता चलेगा। पर कबीर का एक ही जवाब होता, मालिक ने मुझे सड़क से उठाकर इंसान बनाया था। उनकी पीठ पीछे गद्दारी करना मेरी नज़र में साक्षात भगवान का अपमान है। कल शाम देवकी के वकील का फ़ोन आया था कि देवकी दुकान का पूरा संचालन और कानूनी अधिकार कबीर को सौंपने के दस्तावेज तैयार करवा रही है। सतीश को जैसे ही यह भनक लगी, वह सुबह सुबह सुलेखा को लेकर देवकी के घर आधम का। बैठक में सतीश चिल्ला रहा था, मैं यह कोर्ट कचहरी में चुनौती दूंगा दीदी, आप दिमागी रूप से कमज़ोर हो चुकी हैं। इस लड़के ने आप पर कोई सम्मोहन कर दिया है। देवकी ने गहरी सांस ली और अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़ी हुई।
उन्होंने बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, सतीश, जब तेरे जीजा जी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहे थे और डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत 2 लाख रुपए जमा करो, तब मैंने तुझे फ़ोन किया था। तूने क्या कहा था कि तेरे पैसे फिक्स डिपॉजिट में फंसे हैं। उस रात कबीर अपनी पूरी जमा पूंजी जो उसने अपनी बहन की शादी के लिए रखी थी अस्पताल के काउंटर पर जमा कर आया था। अरे तो उसने एहसान थोड़े ही किया था, बाद में दुकान के गल्ले से निकाल ही लिए होंगे। सुलेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। चुप रहो सुलेखा। देवकी की आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि सुलेखा सहम गई। कबीर ने आज तक 1 रुपया भी वेतन से ज़्यादा नहीं छुआ। तुम लोग सिर्फ हक जमाना जानते हो, फर्ज निभाना नहीं। सतीश गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। गलियारे में कबीर खड़ा था। सतीश ने कबीर का कॉलर पकड़ा और दीवार से सटा दिया। सुन बे अनाथ, अगर तूने दुकान के कागज़ों पर दस्तखत किए तो मैं तुझे इसी शहर में झूठे चोरी के केस में जेल भिजवा दूंगा, समझ गया? कबीर ने नज़रें नीची रखी। छोटे मालिक, मुझे दुकान नहीं चाहिए, मैं तो बस अम्मा जी की सेवा। अम्मा जी का बच्चा मत बन, अपनी औकात में रह। सतीश उसे धक्का देकर सुलेखा के साथ बाहर निकल गया। घर जाकर सतीश शांत नहीं बैठा। उसने अपने एक दोस्त जो पुलिस में हवलदार था से बात की। देख भाई, दुकान में रोज़ लाखों का कैश आता जाता है, तू बस एक झूठी शिकायत पर उस कबीर की तलाशी ले ले। उसके कमरे में हम खुद 2 लाख रुपए नगद छिपा देंगे और कह देंगे कि इसने दुकान से चुराए हैं। जब वो जेल जाएगा तो दीदी मजबूरन दुकान मुझे सौंप देगी। सतीश ने अपनी घिनौनी योजना बताई, लेकिन सतीश यह भूल गया था कि उसका अपना 18 साल का बेटा मयंक कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। मयंक अपने माता पिता के इस लालच से बेहद दुखी था। उसे याद था कि जब पिछले साल उसे डेंगू हुआ था, तब कबीर भैया ही अपनी दुकान छोड़कर रात भर अस्पताल में उसके लिए प्लेटलेट्स का इंतज़ाम करने भटके थे। मयंक ने तुरंत कबीर को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। कबीर भैया, पापा आपके कमरे में चोरी का पैसा रखवा कर आपको फंसाने वाले हैं, आप तुरंत वहाँ से हट जाइए। कबीर का दिल बैठ गया। उसने मयंक को धन्यवाद कहा और सीधे देवकी के कमरे में गया। रात के 10 बज रहे थे। देवकी बिस्तर पर लेटी थी। कबीर उनके पैरों के पास बैठ गया और बहुत ही भावुक स्वर में बोला, अम्मा जी, मैं कल सुबह की ट्रेन से अपने गांव वापस जा रहा हूँ। देवकी जी हड़बड़ाकर उठ बैठी। यह क्या कह रहे हो कबीर? क्या सतीश ने फिर कुछ कहा? कबीर ने सतीश की साजिश वाली बात छुपा ली ताकि देवकी का दिल न टूटे। उसने कहा, नहीं अम्मा जी, बात बस इतनी है कि इस दुकान और घर की वजह से आपके परिवार में दरार आ रही है। सतीश भैया आपके सगे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बाहरी इंसान की वजह से भाई बहन का पवित्र रिश्ता कोर्ट कचहरी में नीलाम हो। आप वो कागजात फाड़ दीजिए और दुकान सतीश भैया के नाम कर दीजिए। देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कबीर का सिर अपने हाथों में लिया। कबीर, तूने हमेशा इस घर को जोड़ा है। सतीश मेरा भाई जरूर है, पर उसका खून सफ़ेद हो चुका है। अगर मैंने आज हार मान ली तो इस दुनिया से ईमानदारी और निस्वार्थ
प्रेम पर से सबका भरोसा उठ जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। अगली सुबह सतीश 2 पुलिस वालों को लेकर देवकी के घर पहुंचा। उसके साथ मार्केट के 2-3 सम्मानित दुकानदार भी थे, जिन्हें वो गवाह के तौर पर लाया था। दीदी, मुझे खबर मिली है कि कबीर ने कल रात दुकान की तिजोरी से 2.5 लाख रुपए गायब किए हैं। आज मैं इस चोर का पर्दाफाश करके रहूँगा, सतीश ने चिल्लाते हुए कहा। कबीर शांत खड़ा था। देवकी की व्हीलचेयर कबीर के बगल में थी। पुलिस वाले कबीर के कमरे की तरफ बढ़े। सतीश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके आदमी ने सुबह ही कबीर के गद्दे के नीचे पैसे छिपा दिए थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, पापा रुक जाइए। सबने मुड़कर देखा। वहाँ सतीश का बेटा मयंक खड़ा था और उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था। मयंक, तू यहाँ क्या कर रहा है? सतीश ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मयंक ने पुलिस ऑफिसर के सामने अपना मोबाइल कर दिया। सर, यह रिकॉर्डिंग सुनिए, यह कल रात की है, जब मेरे पापा अपने दोस्त के साथ मिलकर कबीर भैया को फंसाने और गद्दे के नीचे पैसे रखने की साजिश रच रहे थे। जैसे ही रिकॉर्डिंग बची, सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। साथ आए दुकानदारों ने सतीश को थू थू करना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए सतीश, एक अनाथ लड़के को फंसाने के लिए अपनी ही बहन के घर पुलिस ले आए। पुलिस ऑफिसर ने सतीश को घूरते हुए कहा, झूठ का केस दर्ज कराने और साजिश रचने के जुर्म में तुम्हें जेल हो सकती है सतीश बाबू। सतीश घुटनों के बल बैठ गया। उसकी चालाकी पूरी तरह धरी की धरी रह गई थी। सुलेखा डर के मारे कांप रही थी। देवकी ने पुलिस वाले से कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह मेरा सगा भाई है। मैं नहीं चाहती कि यह जेल जाए। इसे बस इसकी गलती का एहसास कराना काफ़ी है। फिर उन्होंने सतीश की तरफ देखा। सतीश, तूने कबीर को हमेशा अनाथ कहा ना। आज देख, तेरे सगे बेटे ने कबीर की सच्चाई के लिए अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। यही कबीर की कमाई है। सतीश ने रोते हुए कबीर के पैर पकड़ लिए। कबीर, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। कबीर ने तुरंत झुककर सतीश को उठाया। भैया, ऐसा मत कीजिए, आप बड़े हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। देवकी ने वकील को बुलाया और कबीर के हाथों में दुकान और मकान के मालिकाना हक के कागज़ सौंप दिए। कबीर की आंखों में आंसू थे। अम्मा जी, मैं इस भारी जिम्मेदारी के काबिल, तू ही है इसके काबिल। कबीर, देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कागज़ पर लिखा नाम किसी को सिर्फ ज़मीन का मालिक बना सकता है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के अपनों की सेवा करे, वही इस घर और दिलों का असली वारिस होता है। उस दिन के बाद सतीश के मन का मैल हमेशा के लिए धुल गया। घर में अब कोई साजिश नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था जिसने बिखरते हुए परिवार को फिर से एक कर दिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।